According to Bohr's theory, beta En is given total energy, Kn is given kinetic energy, Vn is given potential energy और Rn is given radius of nth orbit. सारे के सारे nth orbit की बात कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है, तो Vn by Kn, what is the ratio of Vn by Kn? Vn by Kn का रेशियो क्या होगा? तो कैसे करेंगे हम लोग Vn by Kn का रेशियो? बेटा बोलो. यस, Vn क्या था बेटा? Vn इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो याद करो, आपको कुछ बताया था रिलेशन बेटा, कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या था बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. याद आ रहा है कुछ नहीं? और जो वैल्यू जो होती है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर, बट हमने जब सोल्व किया था इसको बेटा, तो क्या आया था? kze² by 2 r. और ए क्या आया था बेटा? माइनस ऑफ kze² by r. यही आया था ना यार? और जब सोल्व करोगे तो जो टोटल एनर्जी आता है वो आता है माइनस ऑफ kze² by 2r. ये देखो, ये रिलेशन है बेटा. अब देखो ना इसमें कौन है? ए है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. ए है पोटेंशियल एनर्जी. इसका जब रेशियो लोगे तो क्या आएगा? Vn पोटेंशियल वर्सेस काइनेटिक. तो बेटा ए है kze² by r माइनस है डिवाइड बाई kze² by 2r. देख रहे हो? तो ये सारे के सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे. एक कैंसिल आउट होगा, एक कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा? माइनस ऑफ 2 बच जाएगा बेटा. माइनस ऑफ 2 बन जाएगा बेटा. बोलो ना. सर इस क्वेश्चन में वो टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल जो आपने रिलेशन दिया था उससे भी कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को? जैसे टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वैसे उसी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ. देखो, ए है टोटल एनर्जी, रिलेशन क्या है बेटा? देखो, ये है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, ये है बेटा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. तो रिलेशन क्या है बेटा? टोटल एनर्जी इज, बोलो, तो दोनों में देखो, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है. क्या डिफरेंस है? माइनस का. तो माइनस ऑफ के ई. टोटल एनर्जी और पोटेंशियल, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही तो यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो, माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. यही तो यूज कर रहे हैं हम. तो रेशियो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल बाई काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? -2. तो मतलब ये मैं यहाँ एक्सप्रेशन लिखा, इससे क्या होगा? आप लिख पाओगे. आपको ये रिश्ते पता है तो ये रिश्ते से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना? चलो बेटा, वेरी गुड. नेक्स्ट, तो ए का तो हो गया आर. नेक्स्ट बेटा, बी वाला पार्ट बेटा. वो क्या बोल रहा बेटा? ए समझ में आ गया ना? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेप वाइज करेंगे. बी पार्ट, क्योंकि अलग अलग इंडिपेंडेंट है. बी पार्ट, if the radius of the nth orbit is proportional to ENX, तो x is, बेटा किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है? बोलो बेटा, बोलो. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ये जो प्रोपोर्शनल होता है बेटा, किसके प्रोपोर्शनल? तो सो क्या होगा बेटा? हमारे पास हो जाएगा n क्या होगा बेटा? बोलो. रेडियस का फॉर्मूला लिखो ना. रेडियस का फॉर्मूला क्या था? r इज प्रोपोर्शनल टू n² by z. यही है ना? क्लियर? अब बेटा यहाँ पे अब x क्या है पता नहीं है. x क्या है? व्हाट इज x? ठीक है, व्हाट इज x? तो कुछ बोला ही नहीं. तो बोला कोई तो वेरिएबल होगा. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज ENX. मतलब कोई फंक्शन है, n का है और x का है. बट यार x के बारे में कुछ क्लियर बोल नहीं रहा है. तो बेटा एक तो बोल दिया ना n,
एक तो n बोल दिया ना, तो n है क्या यहाँ पे? n का फंक्शन क्या है बेटा, बोलो n क्या है? पावर 2 है ना यार, n का पावर क्या है? 2 है। और z का पावर क्या है बेटा, बोलो व्हाट इज z का पावर? 1. 1। ठीक है ना, तो बेटा ये तो इनवर्स है ना, डायरेक्ट रिलेशन बताना है, डायरेक्ट रिलेशन बताना है, तो डायरेक्ट क्या होगा बोलो? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड r इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो बेटा बोलो, z के पावर -1, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या ऐसा? देखो, Yes, sir. तो डायरेक्ट रिलेशन पूछ रहा है, तो अगर डायरेक्ट रिलेशन की बात करोगे तो r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है ना? बट z का क्या डायरेक्ट है क्या, इनवर्स है ना यार, तो इनवर्स है, तो अगर हम डायरेक्ट डायरेक्शन की बात करें, देखो यहाँ अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, तो क्या बोलोगे बेटा? -1 बोलोगे। Got it? -1. क्या आ जाएगा इसका बेटा आंसर? Q। नेक्स्ट, C पार्ट, एंगुलर मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिटल्स, एंगुलर मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिटल, क्या होगा बेटा लोएस्ट ऑर्बिटल? कौन सा है लोएस्ट ऑर्बिटल, बोलो सबसे? तो 0 आएगा इसका आंसर तो। यस, तो लोएस्ट ऑर्बिटल क्या होता है? एस एल इंटू, Yes. ठीक है ना, एल इंटू एल प्लस 1, समझ में आ रहा है बेटा? तो क्लियर? नेक्स्ट, डी पार्ट, डी क्या बेटा बोलो? वन बाई आर एन, 1 बाई आर एन, तो क्या होगा बेटा? 1 बाई आर एन किसके प्रोपोर्शनल है? जेड के पावर y। Z to the power 1, so S. सर y will be equal to 1 होगा इसके तो। यस, हाँ तो S of U. क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो? तो अगर आर एन नहीं बेटा, 1 बाई आर एन है, तो 1 बाई अगर आर एन है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू जेड के पावर y, तो बेटा आर एन इज इनवर्सली टू जेड, तो 1 बाई आर एन इज डायरेक्टली टू जेड, तो क्या हो जाएगा बेटा, जेड के पावर y इज क्या हो गया 1, दैट इज दिस। क्लियर ना? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन सा बेटा? मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 2 की बात करते हैं, ठीक है। हाउ डी इज लिंक्ड टू आर, ठीक है, बात कर लो 2। सो चलो ठीक है, हाँ बेटा, कंप्रिहेंशन तो मैं डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में बेटा, ठीक है। अगर नहीं किया होगा तो बिल्कुल करूंगा, अगर कर दिया होगा तो आप देख लो, ऑलरेडी किया होगा तो। ना बेटा क्वेश्चन ए देख लो ना, 2 देख लो, मैट्रिक्स 2, क्या बेटा? मैट्रिक्स 2, तो डी पार्ट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन, अच्छा सिर्फ डी पार्ट करना है ना? हाँ सर, वो D पार्ट ही नहीं समझ आया, R से कैसे लिंक्ड है।
ओके ठीक है। डी वाला आर से क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम से कैसे रिलेटेड? बेटा एक्चुअली ये सिंपल है, ये इक्वेशन में ही बेटा सब कुछ छुपा हुआ है। ये देखो क्या था इक्वेशन बेटा, तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, देखो साई आर थीटा फाई, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, इट इज फंक्शन ऑफ एन एल एंड एम, तीनों क्वांटम नंबर का फंक्शन होता है। और आपने पढ़ा होगा जो क्वांटम नंबर जो एस है वो कहां से आता है बेटा, बोलो? वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है, दैट इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है बेटा। तो इसको इससे कोई रिलेशन नहीं, इज इक्वल टू साई आर, एक इसका फंक्शन होता है एन एंड एल का, एन एंड एल का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजुकेशनल क्वांटम नंबर, इन टू साई थीटा एंड फाई, और एक किसका फंक्शन होता है बेटा बोलो? एल का एंड एम का। गॉट इट? तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? साई स्क्वायर है बेटा, साई स्क्वायर आर थीटा एंड फाई है बेटा। तो हमने जो पढ़ा है बेटा वो पढ़ा है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, समझ में आ रहा है बेटा? हमने पढ़ा है बेटा साई आर इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हमने वर्ड तो लिखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बट वहां पे बेटा ये समझना जरूरी है कि जो साई आर है सिर्फ रेडियल पार्ट है बेटा। एक किसी भी ऑर्बिटल को कंप्लीटली दिखाने के लिए क्या चाहिए बोलो? किसी भी ऑर्बिटल को कंप्लीट दिखाने के लिए रेडियल भी चाहिए एंड एंगुलर भी चाहिए। रेडियल और एंगुलर दोनों मिलकर कंप्लीट डेफिनेशन होगा। तो बेटा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जो साई स्क्वायर आर है, तो उसको क्या हो जाएगा? साई स्क्वायर आर दैट इज एन एल इनटू साई स्क्वायर थीटा फाई और एल एन एम। इसका मतलब बेटा it डिपेंड करने वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी, और क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा समझ में आया क्या? हाँ सर, पर वो जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो मतलब एम पे तो नहीं डिपेंड करता है ना? बेटा उसका वर्ड है ना मेंशन, हम लोग सिर्फ इसका करते हैं बेटा, देखो सिर्फ इसका। तो दैट इज हम लोग सिर्फ रेडियल, एक कंप्लीट नहीं करते बेटा, सिर्फ रेडियल डेंसिटी। हम लोगों ने पढ़ा है तीन जो फंक्शन पढ़ा है बेटा ग्राफ, वो सिर्फ और सिर्फ देखो क्या लिखा है, जब पढ़ा होगा तो पढ़ाया होगा बेटा कि बेटा एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, एंगुलर वेव फंक्शन विल डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एंड हमने जो पढ़ा होगा रेडियल को पढ़ा है बेटा कि वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, देखो स्टार्टिंग किया होगा इसी से, रेडियल वेव फंक्शन देख रहे हो, सिर्फ रेडियल पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखा है दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सिमिलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा बेटा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा बेटा। एंगुलर भी तो नाम का चीज होगा ना यार, एंगुलर भी होगा ना, शेप तो यही से आएगा ना। तो हमने जो भी ग्राफ देखा है, जो भी कुछ पढ़ा है, सिर्फ रेडियल के बारे में पढ़ा है, एंगुलर हमने नहीं पढ़ा है बेटा। तो एंगुलर क्या होता है? जो शेप आया है बेटा, ये पी ऐसे बन गया, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना यार, बोलो है कि नहीं? तो ये शेप क्यों आया, कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे बोलो? ए एम डिसाइड कर रहा है, एल डिसाइड कर रहा है, दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए बेटा तो जो ग्राफ पढ़े हो तुम सिर्फ रेडियल वर्ड उसमें मेंशन है, यहाँ पे रेडियल वर्ड मेंशन नहीं है, सिंपली बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन लाइक एटम। इसको एंगुलर वर्ड नहीं किया बेटा, रेडियल वर्ड यूज नहीं किया, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट बोल रहा था। समझ में आया बेटा? दैट्स इसका पी भी होगा यस सर। एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सब पे डिपेंड करेगा। चलो गुड बेटा, नेक्स्ट जो डाउट है बेटा वो है, अच्छा यही था, एक ही था इसमें ना। नेक्स्ट है बेटा न्यूमेरिकल में है बेटा, मैट्रिक्स 2 हो गया एंड न्यूमेरिकल टाइप 4, न्यूमेरिकल टाइप में 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है हो गया, बस इतना ही है। अरे कुछ है ही नहीं बेटा। तो नेक्स्ट वीक बेटा हम लोग नीरज कुमार और नरेंद्र अवस्थी और नीरज कुमार, ये दोनों बुक नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाना चाहिए along with पीरियोडिक टेबल बेटा। अच्छा नहीं, पीरियोडिक टेबल तो छोटा है, नेक्स्ट वीक रखेंगे पीरियोडिक टेबल का बेटा। और सर आप एक बार वो दोनों बुक्स विजनरीज वाले ग्रुप पे डाल दोगे क्या वापस?
बिल्कुल बेटा, लाइक PDF उसका। यस यस, बिल्कुल शेयर कर दो, ठीक है ना। थैंक यू सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। बेटा हार्दिक, तुमने जो क्वेश्चन लिखा है ये न्यूमेरिकल टाइप्स का है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? न्यूमेरिकल टाइप्स का बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यस बेटा, ठीक है। चलो 4 की बात कर लेते हैं। सबको कहना है बेटा 4। ऐसा 4 में क्या होगा बेटा? ऐसा, ओह यस, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। 4 में इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जनरली बच्चा इसमें गलती करता ही करता है, ठीक है। बोल रहा है ये बेटा, एक चीज समझना जरूरी है। आप लोग नोट में लिखे नहीं होंगे तो लिख लेना इसको जरूर, कि बेटा अगर हम लोग बात करें जो अबाउ प्रिंसिपल जो एप्लीकेबल है, जो हमने बोला है बेटा कि 1s है, फिर 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, ये देखा है मैंने 4s, 3d बोला है कि नहीं बेटा? ये किसके लिए है ध्यान रखना, इट इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़ा है, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा है क्या? यार सिंगल इलेक्ट्रॉन का है कन्फिग्रेशन यार, वो तो बेटा जस्ट ग्राउंड स्टेट में रहेगा। यू नो दैट एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक रह नहीं सकता है, तो कहीं भी जाएगा तो डी एक्साइट होकर कहाँ आ जाएगा बेटा? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो बेटा ये जो पढ़ा हुआ है उन्हें मल्टी स्टेट के लिए, अब बहुत प्रिंसिपल एप्लीकेबल है मल्टी स्टेट के लिए। ये समझ में आया बेटा? सिंगल स्टेट के लिए क्या होगा? अगर कोई सिंगल है बेटा तो क्या होगा उस केस में बेटा? तो 1s अकेला ही है, ये 2s और 2p दोनों के एनर्जी सेम होगा, देख रहे हो? 2s एंड 2p दोनों के एनर्जी सेम होगा। 3s, 3p एंड 3d तीनों का एनर्जी सेम होगा। ध्यान रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन में अप आउट नहीं लगता है बेटा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बेटा ये अकेला है बेटा, इसकी एनर्जी सेम होगा, इसकी एनर्जी सेम होगा, इसकी एनर्जी सेम होगा। इसमें बेटा डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट नहीं हो सकता बेटा। यस बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेटा। जब एनर्जी डिफरेंस तब आएगा, देखो ए एस ऑर्बिटल्स है, ए एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल्स, तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस तब आएगा जब इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो एनर्जी डिफरेंस होगा ही नहीं। जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें एनर्जी में डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन या जो भी है स्पिन। बेटा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किस कौन सी बेसिस पे बेटा बताओ? जिसमें मान लो हमने बेटा हमारे पास स्पेस में से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मान लो हमारे पास बैच 1 के लिए कोई रूम है, बैच 2 के लिए कोई रूम है, या मान लो विजनरी के लिए या ड्रीम कैचर्स के लिए रूम डिसाइड कर दिए। बट यार सिर्फ एक ही बैच हो तो बताओ जो रिमेनिंग रूम्स होंगे क्या होंगे? किसी बैच के नाम अलॉट होगा क्या? नहीं होगा ना यार, सारे रूम एक जैसे होंगे। तो जब यार सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है ना, यस जिसका एन सेम है उसका एनर्जी सेम होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिंस बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? ग्राउंड स्टेट में। अब इसमें कौन कौन सा सबसेल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कौन कौन सा सबसेल कौन नहीं फर्क पड़ेगा, इसमें कौन सा नहीं फर्क पड़ेगा। दैट्स व्हाई बेटा देख रहे हो जो बोर्स ने बातें बोली थी बेटा कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स होगा एक एक ऑर्बिट में होगा, वो सही थी। क्यों? क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात किया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन में बेटा बात नहीं किया था बेटा। तो रियल में बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन में चीजें डिफरेंट होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बोर्स बहुत हद तक सही था बेटा। गॉट इट? तो बेटा देयर इज सिंगल इलेक्ट्रॉन बेटा 2s 2p दोनों एक जैसा ही, दोनों एनर्जी सेम ही है। 3s 3p 3d 4 में जो भी आएगा सबकी एनर्जी सेम होगा। कौन कौन आएगा 4 में? 4s 4p 4d 4a सबका सेम। और एक नया टर्म सुनो, इसको बोलते हैं डीजेनरेट। क्या बोलते हैं बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीजेनरेट? डीजेनरेट का मतलब होता है हैविंग इक्वल एनर्जी। गॉट इट? डीजेनरेसी बोलते हैं इसको। देखो ये वर्ड याद रखना है मीनिंग इसका। डीजेनरेसी मतलब होता है इक्वल एनर्जी बेटा। डीजेनरेसी का मीनिंग है इक्वल एनर्जी। तो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ध्यान रखना, क्योंकि यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में किसी की भी बेटा जो भी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो उसमें सारे के सारे एनर्जी क्या होंगे? सेम होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो जाए बेटा, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाए, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो बेटा आपको लगा लेना है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल लगाना है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट बेटा लिख लो, नोट लगा के लिख लो कि इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अबाउ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, बट इन केस ऑफ single electron system, uni electron system, above principle is not applicable.
और अगर अबव प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है तो जो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा 4s, मतलब फोर्थ शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी सेम होगी, थर्ड शेल में जितने भी एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी सेम होगी, सेकेंड में जितने होंगे मतलब जो भी होगा मेन शेल में सबकी एनर्जी सेम होगी। क्लियर? तो अब इसमें पूछता है वर्ड, इसमें कितने डीजेनरेस ऑर्बिटल है, कितने डीजेनरेसी है बेटा इसमें? डीजेनरेसी मतलब कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनकी बेटा एनर्जी सेम है। समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। सर एक सेकेंड, तो मतलब जब भी अबव प्रिंसिपल लगेगा लाइक यूनी इलेक्ट्रॉन के केस में जब वो वैलिड नहीं होगा तो हमेशा जेनरेसी होगा। यस, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो 4s है 4p है 4d है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो? n+l पर डिपेंड करेगा। डिफरेंट हो जाएगी बेटा। क्लियर? यस सर। तो बेटा अब इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी जी एडवांस पूछा हुआ है, ठीक है तो देख लो। तो फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, देख लो, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पिन बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अकेला ही है ना, ठीक है, तो उसका स्पिन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए बोला है कि नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट? दैट इज ऑर्बिट नंबर 3 ऑफ हाइड्रोजन इज 9। कैसे बेटा? ये देखो सेकेंड एक्साइटमेंट थर्ड में क्या क्या होगा? थर्ड में क्या होगा बेटा? 3s होगा, 3p होगा एंड 3d होगा बेटा। तो क्या क्या होगा बेटा? यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स? एक ऑर्बिटल्स यहाँ हो गया, यहाँ कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 2 ऑर्बिटल्स हो गए, तीन ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल्स? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा? कितने ऑर्बिटल्स हो गए? तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, दैट इज सबको ऐड कर लो तो 9। देख रहे हो? दैट्स व्हाई बोल रहा है डीजेनरेसी इज 9, डीजेनरेसी इज 9। तो नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। देखो क्यों नॉट इलेक्ट्रॉनिक स्पिन बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन नीचे भी हो सकता है, तो आपको उसको ध्यान नहीं रखना है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ उसको ध्यान नहीं रखना है, इसलिए बोला नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। द डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल, ये जो सारे ऑर्बिटल्स है सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो कितने ऑर्बिटल्स है बेटा? थर्ड, सेकेंड एक्साइटेशन मतलब थर्ड, कितने हैं बेटा बोलो? यहाँ पे 9 ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी इक्वल है, इसलिए 9 आया। ये क्वेश्चन दे रहा है, ये आपको हेल्प कर रहा है कि समझो इसको, समझो। बट देखो पूछ क्या रहा है, while the degeneracy of the second excitation of H minus, देखो यहाँ पे पूछ दिया H minus, जैसे ही H minus बोला बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यू हैव टू अप्लाई कौन सा कंसेप्ट? अबव प्रिंसिपल। तो बेटा इसमें फर्स्ट स्टेट क्या हो गया? 1s, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2s, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 2p, खत्म। देख रहे हो? यहाँ पे बेटा ये सारे के सारे डिफरेंट एनर्जी है बेटा। ये जो स्टेट है बेटा एनर्जी स्टेट होता है, ये जो स्टेट होता है बेटा एनर्जी स्टेट होता है। तो 1s इज ग्राउंड स्टेट, 2s इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 2p इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये हो गया बेटा ग्राउंड स्टेट, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या हो गया? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या है? 3 है, यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड क्या है बेटा? सेकेंड एक्साइटेड 2p है, नॉट 3s, 2p है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी क्या होती है बेटा? डिफरेंट सबसेल का अलग अलग होता है, दैट्स व्हाई बेटा 2p की बेटा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 2p है। अब बेटा अब बोल रहा है कि कितने इसके डीजेनरेसी है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा? 2s में है क्या? नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2p में है ना यार। एक इलेक्ट्रॉन, एक तो रहेगा 1s 1 में ही रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो बोल रहा है यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन p1 में, 2p1, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना यार, तो एक तो ग्राउंड स्टेट पे जाएगा, दूसरा एक्साइट हो रहा है। अब 2p में कितने ऑर्बिटल्स बेटा? 2p में कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, तो व्हाट इज द डीजेनरेसी? डीजेनरेसी इज द 3, तो इसका आंसर होगा 3। तो एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट, तो दिस ऑल अबाउट योर जेई एडवांस का डिस्कशन। अब बेटा हम लोग जेई मेंस पे चलते हैं, जेई मेंस पे चलते हैं।
सर क्वेश्चन 5 भी करना है? क्वेश्चन 5 यस सर। न्यूमेरिकल का। यस सर, न्यूमेरिकल का। 5 क्या बेटा इसमें 5 में यार? सो considering the helium atom has that absorb the photon of wavelength 330 nanometer, ठीक है, wavelength observe कर लिया. The change in the velocity of helium atom after the photon absorption is, consider the helium atom that absorb photon of wavelength 330 nanometer. देखो फोटोन से स्ट्राइक हुआ हीलियम एटम पे, ठीक है, the change in the velocity in centimeter per second of the helium atom after the photon absorption is, ठीक है, the momentum is conserved when photon is absorbed. देखो बोल रहा है momentum is conserved when photon is absorbed. Which Planck constant is this? Avogadro's number is this. Molar mass of helium is this. ठीक है, तो कैसे क्या निकालो, कैसे निकालो बेटा? यहाँ क्या टेक्निक होगी बोलो? हीलियम एटम So lambda is equal to h by m delta v. क्या 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 फिर से बोलो बेटा, रिपीट करो. Lambda is equal to h by m delta v. लैम्डा इक्वल टू h by m डेल्टा v. हाँ, फिर delta v is equal to h by m lambda. डेल्टा तो v सर यहाँ पे तो फोटोन का, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का थोड़ी बात कर रहा है यहाँ पे। हीलियम एज एन एटम का बात कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का फिर नहीं आएगा ना? ये बेटा, और एक कंसेप्ट कहाँ है बेटा? m डेल v कंसेप्ट कहाँ है बेटा? h by m v होता है, डेल v कहाँ होता है? डेल v होता तो है. वो चेंज पूछ रहा ना, तो इसलिए. ओके, सर यहाँ पे एवोगाड्रोस नंबर किधर आएगा यूज? Avogadro's number, helium atom the photon observed is, अगर मास यूज करोगे तो सर एक एटम के लिए कैलकुलेट करने में लगेगा ना एवोगाड्रो नंबर, वो मोलार मास को केजी में कन्वर्ट करके डिवाइड बाय एवोगाड्रो. तो ये जो वेवलेंथ की फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल है किसके लिए बेटा? ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है. तो यहाँ पे हम लोग कैसे यूज कर लिए इसको? क्योंकि वेवलेंथ ऑफ फोटोन है. बोलो. तो हीलियम एटम हमारे पास है बेटा, जो ऑब्जर्व कर रहा है फोटोन और वेवलेंथ. तो देखो एक वर्ड बोल रहा है बेटा, ये इस चीज को ध्यान रखना है कि मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन फोटोन इज ऑब्जर्व. तो मोमेंटम ऑब्जर्व होगा बेटा, मतलब जो मोमेंटम किसके पास होगा बोलो? जो मोमेंटम फोटोन को होगा ना, वो सारे के सारे मोमेंटम किसको मिल गए बोलो बेटा? जो मोमेंटम फोटोन के पास से, वो सारे के सारे मोमेंटम किसको मिल गए बेटा? हीलियम को मिल गया. समझ में आ रहा है? ये देखो, ये मतलब क्वेश्चन इजी था, थोड़ा घुमा दिया बातों को जो है, कि जो मोमेंटम था किसको बेटा बोलो? फोटोन को. वो मोमेंटम मिल गया बेटा किसको बोलो? हीलियम को. एटम को. बस खत्म. यही इसलिए आपने, इसलिए ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर पाया आप यहाँ पे कि जो फोटोन के लिए था बेटा, वो किसको मिल गया? ए वर्ड. अगर ए वर्ड नहीं लिखा रहता ना तो आप समझ नहीं आता नहीं क्या करना आपको. ये देकर देने के बाद इसको बोल दिया आसान, बता दिया, देखो आंसर दे दिया. तो मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन फोटोन इज ऑब्जर्व. तो जो फोटोन का मोमेंटम क्या होगा बेटा? यू नो दैट. ये तो किसके लिए एप्लीकेबल है? लेम्डा इक्वल टू h by p एप्लीकेबल है कि नहीं फोटोन के लिए बोलो?
तो फोटोन का मोमेंटम क्या हो गया, P इक्वल टू एच बाई लेमडा बोल सकते हैं क्या, P इक्वल टू एच बाई लेमडा जो फोटोन के लिए आया बेटा, बोल सकते हैं ना यार। और जो h बाई लेमडा होगा बेटा फोटोन का मोमेंटम, यही किसका होगा बोलो बेटा, यही किसका होगा, हीलियम का। समझ आ रहा है बेटा। तो चेंज इन द वेलोसिटी, तो सिंस बेटा जो मोमेंटम ऑब्जर्व करेगा तो जो उसका जो मोमेंटम आएगा क्या होगा बेटा, तो दैट्स बेटा यहाँ पे m डेल वी लिखा बेटा। इसमें जो मोमेंटम जो आएगा बेटा, इसकी जो मोमेंटम होगा कंजर्व रहना है, तो जो इसको मोमेंटम होगा वही क्या होगा, उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा बेटा। तो यहाँ पे डेल पी के इक्वल होगा, मतलब जो मोमेंटम ऑफ फोटोन होगा, समझो इस कंसेप्ट को, जो मोमेंटम ऑफ फोटोन होगा बेटा, p ऑफ फोटोन विल बी डेल पी ऑफ फोटोन, समझ में, सॉरी डेल पी ऑफ व्हाट, हीलियम, डेल पी ऑफ हीलियम होगा बेटा। बस ये कंसेप्ट है, खत्म। सिंस मोमेंटम इज कंजर्व, तो जो मोमेंटम ऑफ फोटोन होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मोमेंटम ऑफ हीलियम। तो इसका मोमेंटम क्या निकाला बेटा, p इक्वल टू एच बाई लेमडा, क्योंकि लेमडा इक्वल टू, तो बोल ही सकते हैं हम लोग h बाई p। तो ये क्या हो गया, h बाई लेमडा जो हम लोग को वेवलेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 330 नैनोमीटर, और दिस विल बी इक्वल टू चेंज मोमेंटम क्या होगा, m इनटू डेल v। निकालना हम लोग क्या है, डेल v निकालना बेटा। तो यहाँ से डेल v की वैल्यू क्या आ गया, ये वाली वैल्यू निकालनी है बेटा, h बाई m लेमडा। h की वैल्यू क्या यूज करोगे बोलो बेटा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। m की वैल्यू बेटा क्या यूज करोगे, m की वैल्यू बोलो बेटा, 4 ग्राम पर मोल है ना यार, तो मुझे एक एटम का चाहिए ना यार, तो क्या हो जाएगा बोलो, 4 डिवाइड बाई Na, 4 डिवाइड बाई Na होगा ना यार, दैट इज ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, Na से। समझ आ रहा है Na क्यों दिया है, क्योंकि एक मोल का मास 4 ग्राम, तो 1 एटम का मास, और ग्राम में यूज, अच्छा बेटा जब मोमेंटम लिखते हैं तो मास ग्राम में होता है केजी में बेटा, बोलो बेटा, मास ग्राम में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए बेटा, यस इट शुड बी इन केजी, ठीक है। तो केजी में क्या होगा बेटा, कैसे लिखोगे बेटा, इंटू 10 की पावर माइनस 3 इनटू, और क्या बेटा, लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या है 300 नैनोमीटर बेटा, 330 नैनोमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, 330 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसको सोल्व करो, देखो कितना आ रहा है। और Na का वैल्यू यहाँ पे 6 पॉइंट, Na की वैल्यू क्या है बेटा, Na इज 6, सॉरी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, Na की वैल्यू यूज करना है 6 इंटू 10 की पावर 23 प्लस 23, क्लियर। और जो वैल्यू आएगी यहाँ पे डेल बी, वो आएगा मीटर पर सेकेंड में, क्या आएगा बेटा बोलो, मीटर पर सेकेंड में। उसमें किसमें कन्वर्ट करोगे बोलो बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो उसमें किसमें मल्टीप्लाई करोगे, 10 के पावर, मतलब मीटर है ना यार, तो 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। गॉट इट, यस यस, चलो कर लो ना कैलकुलेशन बेटा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, इसको समझना, एक ऐसा क्यों लिखा गया, ये यहाँ क्यों एप्लीकेबल हुआ, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा ये जो लाइन दिया है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोल दिया सोल्व करना। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा, सॉरी पीवाईक्यू ऑफ जेईई मेंस। चलो जेईई मेंस करो तो बेटा, जो भी आपका जेईई मेंस में है वो डाउट शेयर कर दो। ऐसे भी देखो आपने 22, 26, 37 किया, मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, एट 50 तक बेटा डिस्कस कर दिया था, उसके आगे वाला करो बेटा। युवराज बेटा ये ऑलरेडी देखो लिंक आपको शेयर किया होगा, ये वाला कर लो। और यार टाइम बचता है, सर टाइम बचता तो मैं कर दूंगा, बोलो बेटा। सर 2A 2B 2C डिस्कस होगा क्या? 2A 2B 2A तो किया हूं मैं डिस्कस यार, 2A डिस्कस कर दिया हूं मैं, लिंक शेयर किया हूं, देख लो, ठीक है ना। एंड 2B 2C सारे डिस्कस करूंगा बेटा, 2A मैं कर दिया हूं, मैं लिंक आपके ग्रुप में शेयर नहीं किया हूं, दूसरे ग्रुप में शेयर किया हूं, आपको शेयर करूंगा। 2C 2B करूंगा डिस्कस, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट वीक में सारा डिस्कस तो करेंगे। सर पहले 2B2C सॉल्व करना है या वो नरेंद्र अवस्थी? तो सब्जेक्टिव पार्ट किसमें है? 2C में है, हाँ है। बाद में करेंगे। पहले नरेंद्र अवस्थी और ये करेंगे, नीरज कुमार में से कोई एक बुक कर लो तो करेंगे। मतलब 2C हम लोग डिस्कस करेंगे सैटरडे को, इस नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है ना? दैट विल बी लास्ट। चलो आप छुट्टी तो होगा ना हर किसी का जो है, देखो अभी तो छुट्टी है यार, टाइम ही टाइम है, हर किसी के लिए 50 क्वेश्चन पढ़ ले, हर किसी के लिए 50 क्वेश्चन पढ़ ले, ठीक है बेटा? चलो क्वेश्चन में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। PYQ 67, यस। युवराज बेटा अगर टाइम मिलता है यहाँ से तो पक्का डिस्कस करेंगे, डोंट वरी बेटा। ओके सर। युवराज बैच 3 ना? यस सर। ठीक है। तो देख लो बेटा 50, यस 50, 51, तो which of the following statement is false? देख लो बेटा इसमें। अच्छा 52 भी ना, ठीक है बेटा, चलो चलो देख लो। तो बेटा 50 की अगर बात करो हम लोग, ठीक है, तो बोला बेटा स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। बोलो सही है कि नहीं? यस सर करेक्ट।